हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया? यस सर, सब बढ़िया। आज की क्लास में हमारे को पिछले वाले टॉपिक के आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ना है। पिछला वाला टॉपिक बोले तो सर कौन से वाले टॉपिक की बात कर रहे हो? प्रोडक्शन फंक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के जस्ट बाद चिपक कर ये हमारी अगली यूनिट आएगी बेटा। इसका नाम है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जो भी आपको बोलना है ना। हम सब कुछ इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। जो इंस्टीट्यूट का कंटेंट है सारा पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आओ चलो शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम टू द पॉइंट की बातें करेंगे, सीधा पढ़ना शुरू। शुरुआत में बेटा वो कुछ बातें बताएगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। एक बार कुछ अच्छा ही बता रहा होगा शायद। तो आओ बच्चों, क्या लिखता है देखना। लिखता है इन द प्रीवियस यूनिट, पिछली यूनिट में, बहुत बढ़िया, वी हैव डिस्कस द रिलेशनशिप। भाई हमारे को रिलेशनशिप पता चला इनपुट में और आउटपुट में, हाँ यही पता चला था, इन फिजिकल क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। हाउएवर एज वी आर अवेयर, बिजनेस डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा नो डाउट प्रोडक्शन तो काम का था, लेकिन आमतौर पे पता है डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा रेलिवेंट क्या होती है? कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट कितनी लगती है तुम्हारी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कंसिडर्ड, कितने में वो बन रहा है, और आगे जाकर हम देखेंगे कितने में वो बिक रहा है, रेवेन्यू फंक्शन। अभी हम क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट फंक्शन, और आगे क्या पढ़ेंगे? रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर में हम कॉस्ट की बातें पढ़ेंगे इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, कि कैसे प्रोडक्शन अपन को करना चाहिए। नेमली साइज ऑफ आउटपुट कितना रखना है, कितने बड़े लेवल पे काम करना है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्राइजेस क्या होंगे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड के, लेबर के, इन सब के, एंड अदर रेलिवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब हमारे इस यूनिट में हम इर्द गिर्द रहेंगे। बोलो किसके इर्द गिर्द रहेंगे? कॉस्ट के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट है, अलग अलग चीजों की क्या कॉस्ट है, ठीक है। आगे इन अदर वर्ड्स कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा पिछले वाले में फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं था, वहां तो क्वांटिटी थी, यहां है वो कितने का बन रहा है, पैसा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहां पे आ रहा है, ठीक है। एज अगेंस्ट फिजिकल एस्पेक्ट विच वर कंसिडर्ड इन द प्रोडक्शन एनालिसिस। भाई प्रोडक्शन एनालिसिस में फिजिकल एस्पेक्ट था, भाई हाईलाइट कर लेना, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें कौन सा एस्पेक्ट मतलब स्कोप कवर करा जाता है? फिजिकल वाला। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में कौन सा कवर करा जाता है? हमारा फाइनेंशियल वाला, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है सर। इन ऑर्डर टू हैव, प्लीज ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ इसे कर लिया करो। आगे इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये महत्व बता रहा है कि इस चैप्टर का, भाई आपको अगर अच्छे डिसीजन लेने हैं तो आपको कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आओ बताते हैं बिजनेसमैन को कि कॉस्ट क्या होती है। तो बेटा बिजनेसमैन को बताने से पहले आप मुझे बताओ क्या होती है कॉस्ट। सोचो क्या हो सकती है कॉस्ट। भाई बहुत ईजी है, मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से। कॉस्ट का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर, जो हमने करा, हमने मतलब प्रोड्यूसर ने जो करा, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, किसके ऊपर हुआ बेटा? ये मैं बोलता हूं, ये खर्चा हुआ है इनपुट के ऊपर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट। मैं आगे बोलता हूं बच्चों, रोकना मत मुझे। इनपुट के ऊपर खर्चा हुआ, और तो और पता है ये इनपुट दो तरीके के होते हैं। एक फैक्टर इनपुट, सुना होगा बच्चों आपने इसका नाम, और एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉन फैक्टर इनपुट का एक मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल। नॉन फैक्टर इनपुट का एग्जांपल क्या ध्यान रखना है? रॉ मटेरियल। और फैक्टर इनपुट का, भाई ये तो हम सदियों से पढ़े आ रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को खरीदने पे जो पैसा दिया, रेंट दिया, लेबर को जो वेजेस दी, ये जो अलग अलग खर्चा हुआ, और जो रॉ मटेरियल को खरीदने पे खर्चा हुआ, सारे खर्चे को जोड़ दो, दैट खर्चा इज नोन एज क्या? कॉस्ट। इस खर्चे को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। अब इसमें ना एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, कॉस्ट ना दो तरीके की जुड़ी होती है जो हम एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, याद आया किसी को? और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद आया होगा बच्चों? हाँ सर याद आ गया, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ, याद दिलवा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इधर
बच्चों कॉस्ट के दो मुख्य रूप है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की खास बात क्या है सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट की खास बात यह है कि यहां पे जो भी हमारे इनपुट है आर परचेज्ड, हम इसे परचेज करते हैं फ्रॉम, कहां से खरीदते हैं? मार्केट से। यहां इट मीन्स यहां पे मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं, यहां मैं एक्चुअल में पेमेंट कर रहा हूं। इट मीन्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मैंने मार्केट से कुछ खरीदा और उसके बदले में मुझे एक्चुअल में कैश या बैंक किसी भी फॉर्म में क्या करनी पड़ी? पेमेंट। बोलो सर ये वाली बात क्लियर है? यस सर ये वाली बात क्लियर है। अब बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट मार्केट से खरीद के नहीं लाया, पता है ये किसकी है? ये भी कॉस्ट है, लेकिन किसकी कॉस्ट है? सेल्फ ओन्ड इनपुट्स की। भाई फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीजें यूज कर रहा हूं जो मेरी ही है, जो मेरी खुद की है, तो दैट कॉस्ट इज नोन एज, उसके ऊपर जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को बोलेंगे सेल्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये समझ में नहीं आया सर, और बताओ? तो बच्चों और बताता हूं, सुनना। इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा काम का वर्ड होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान सुनना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ जो सैक्रिफाइस आपने करा, जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सैक्रिफाइस करा। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी आपने सैक्रिफाइस करा उसकी जो कॉस्ट होती है उसे कहते हैं हम क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से देखना, पूरी लाइन देखना। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को आप फॉरगोन भी लिख सकते, फॉरगोन मतलब जो आपने गवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखना, ये मेरी बिल्डिंग थी, है ना, ये मेरी बिल्डिंग थी, इसे मैंने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करा। बिजनेस में इस्तेमाल करा तो जाहिर सी बात है कोई रेंट खुद को तो पे नहीं कर रहा हूँगा। अगर मैं इसे किराए पे चढ़ाता, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे किराए पे चढ़ाता, चढ़ाया नहीं है लेकिन अगर चढ़ाता, तो कोई मेरे को इसके 10,000 रुपये देने के लिए रेडी था। तो अब बताओ बेटा, क्योंकि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं तो 10,000 कमाए या गवा दिए? गवा दिए, सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो जो सेक्रीफाइस कर दिया, इकोनॉमिक्स कहती है भाई इसे भी कॉस्ट बना लो। अकाउंट्स इसे नहीं कहती कॉस्ट बना लो। अकाउंट्स में तो जो जेब से पे हो रहा है सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो हो आ सकता था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद का काम कर रहा था, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बेसिकली ये वाली कॉस्ट मेरी खुद की बिल्डिंग थी ना, इस वजह से जो 10,000 रुपये का मैंने रेंट गवाया, यही बन जाएगी मेरी कौन सी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। यही मेरे को समझाना था। मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुनिएगा बेटा। देखो अपॉर्चुनिटी तो दोनों ही है। दोनों क्यों है? क्योंकि भाई मैंने लेट से चेयर खरीदी। मैंने क्या खरीदी? चेयर 1 लाख रुपए की। अगर 1 लाख रुपए बैंक में रखता तो 4% का मेरे को इंटरेस्ट मिलता, गवा दिया क्योंकि चेयर खरीद ली। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरी तरफ भाई अगर मैं खुद का बिजनेस ना करता तो उसे किराए पे चढ़ाता तो 10,000 रुपये का रेंट मिलता तो मिलता। एक तो खुद का है इसलिए इम्प्लिसिट, और क्योंकि नहीं मिला सेक्रीफाइस कर दिया इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स दोनों ही कॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है भाई, दोनों ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ध्यान रखना। एक मार्केट से खरीदने की क्योंकि पैसा वहां फंस गया, कहीं और लगा सकते थे, और दूसरा भाई आपने कुछ काम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर ली चीजें जिसकी वजह से जो आप कमा सकते थे वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, वो आपका लूज हो गया, वो आपका फॉरगोन हो गया, तो कॉस्ट बनेगी भाई। मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यस सर। अब इस बात को मैंने क्यों समझाया? क्योंकि बच्चों देखना, 2 प्रॉफिट की बात करते हैं, एक आपके अकाउंट्स का प्रॉफिट और एक हमारी इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट। बच्चों देखो अकाउंट्स के प्रॉफिट में बेटा प्रॉफिट तो कहीं का भी हो सेम एक ही फंडे से निकलता है, TR माइनस TC। व्हाट इज TR सर? TR बोले तो बच्चों ये आप पढ़ोगे रेवेन्यू फंक्शन में, टोटल रेवेन्यू। एंड व्हाट इज TC बच्चों? TC बोले तो टोटल कॉस्ट, है ना, ठीक है। और यहां पे कैसे निकलता है बेटा? यहां पे भी ऐसे निकलता है, TR माइनस TC। फंडा तो हर जगह सेम ही रहेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कितने का बेचा और कितने का खर्चा आया। लेकिन जब बेटा अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो वहां कॉस्ट में सिर्फ कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? एक्सप्लिसिट। और यहां पे जब कॉस्ट निकलती है इकोनॉमिक्स में, तो यहां दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक्सप्लिसिट भी साथ के साथ कौन सी? इम्प्लिसिट भी। अब बेटा ध्यान से देखना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये सवाल पेपर में भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी चीज बताई, फर्स्ट बात एंड सेकंड बात, आराम से सोचकर बताओ
कौन से वाले में प्रॉफिट ज़्यादा आता होगा हमेशा? अकाउंट्स वाले में प्रॉफिट ज़्यादा होता होगा या इकोनॉमिक्स वाले में? एक बार सोच कर बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को। अकाउंट्स वाले में प्रॉफिट ज़्यादा रहता होगा या इकोनॉमिक्स वाले में? किस में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा? इतनी बात के बेसिस पे जो सामने लिखा हुआ है, फटाफट। आई होप बच्चों सोच पा रहे हो। देखो ऐसे सोचना कि भैया यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉस्ट थी, इट मीन्स खर्चे कम थे, रेवेन्यू तो सेम ही है। लेट्स से मैं कहता हूँ एग्जांपल बनाते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 100 रुपये का था और इम्प्लिसिट कॉस्ट 150 रुपये का था, तो बोलो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 250। लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैं रेवेन्यू का भी एग्जांपल बना देता हूँ, टोटल रेवेन्यू था 1000 रुपये, तो बच्चों उस हिसाब से चलें तो 1000 रुपये टोटल रेवेन्यू, लेकिन यहाँ टोटल कॉस्ट में सिर्फ क्या आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो मैंने 100 रुपये माइनस कर दिया, तो बोलो प्रॉफिट कितना आया? 900। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लिसिट माइनस होता था इसलिए एक्सप्लिसिट जोड़ दिया, है ना, एक्सप्लिसिट ही टोटल कॉस्ट हो गई। लेकिन यहाँ टोटल कॉस्ट में बेटा दोनों आएगा, 100 150। इट मीन्स रेवेन्यू तो यहाँ पे सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में कितना माइनस होगा? 250। तो बोलो रेवेन्यू कितना आया? प्रॉफिट कितना आया? 750। इट मीन्स बेटा अकाउंट का प्रॉफिट हमेशा क्या आता है? ज़्यादा, और इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट हमेशा क्या आता है? कम। रीजन बीइंग क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट में 2 कॉस्ट थी और अकाउंट्स के प्रॉफिट में एक ही कॉस्ट थी, इस वजह से। आई होप सब दूध का दूध और मक्खन का मक्खन हो गया होगा। हाँ जी सर, हो गया। अब इतनी नॉलेज के साथ अब मैं बाकी वापस आता हूँ हमारे चैप्टर के ऊपर। आना देखना बच्चों, मैंने अभी आपको ऊपर का पैराग्राफ समझा दिया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उसी को बार बार अब ये रिपीट करेगा। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत काम के हैं और बहुत सारी कॉस्ट आएगी हमारे सामने, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, पता नहीं कितनी सारी कॉस्ट आएंगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, नेट मार्जिनल कॉस्ट, ना जाने कौन कौन सी कॉस्ट। ठीक है, जैसे दो तो आपके सामने, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। बेटा ये अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आती है, लेकिन अकाउंटिंग की कॉस्ट में सिर्फ एक आती है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर बोले तो बिजनेसमैन हैज टू पे प्राइजेस फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच ही एम्प्लॉयज फॉर द प्रोडक्शन। भाई मैंने जो भी प्रोडक्शन के लिए चीज़ें इस्तेमाल करी, मुझे उसके पैसे देने हैं। ठीक है, ही थस पे वेजेस टू द वर्कर, वो वर्कर को पे वेजेस देता है, रॉ मटेरियल वाले को उनके पैसे देता है, फ्यूल, पावर, इन सबको पैसे देता है, रेंट देता है क्योंकि बिल्डिंग यूज़ करी, ही हायर्स एंड इंटरेस्ट वगैरह पे करता है। एग्जाम्पल बता रहा है कि ये सब कुछ वो बेचारा खर्चा करता है। ठीक है, ऑन द मनी बोरोड, इंटरेस्ट वगैरह देता है मनी बोरोड पे। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हिज कॉस्ट, सारे उसका कॉस्ट है, सारा खर्चा है बिजनेस करने का, प्रोडक्शन करने का। हाँ, और इन सारे कॉस्ट को ही कौन सी कॉस्ट बोली गई? अकाउंटिंग। बेटा ध्यान से देखना, इसमें सारा वो खर्चे का एग्जाम्पल लिया हुआ है जो किया है, इसमें कुछ भी वो नहीं है जो मेरा खुद का है। ये सब मैं मार्केट से ही खरीद के लाया, लेबर खरीद के लाया, बिल्डिंग किराए पे ली, सब कुछ लोन लिया मैंने, ये सब रियलिटी का खर्चा जो मेरी जेब से गया पैसा, है ना, ये मेरी जेब से गया है। ठीक है, आगे अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट। बेटा यही वर्ड मैंने लिखा था। अकाउंटिंग कॉस्ट बोले तो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोले तो यहाँ पे कैश में पेमेंट होती है, कैश में पेमेंट होती है, हाईलाइट कर लेना प्लीज, कैश में पेमेंट होती है बाय द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। दस अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आ गया ना भाई, अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट होती है बस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो वाली आती है जो कैश में पेमेंट कर दी। थर्स अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड के बाद ये रहा एंड इंक्लूड्स। इसमें क्या इंक्लूड होता है बेटा? तो इसमें इंक्लूड होता है एंड इंक्लूड ऑल द पेमेंट मेड एंड चार्जेस मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू द सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स को पे करा, प्रोडक्शन फैक्टर्स के। अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड, भाई ये वो खर्चे हैं जो ऑलरेडी फर्म ने कर दिए। अकाउंटेंट रिकॉर्ड दीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एज एन अकाउंटेंट आप इसे रिकॉर्ड करते हो बस। कुल मिलाकर मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो हो सकती थी या हो गई भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हो गई है एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, हाउएवर इट जनरली हैपेंस दैट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन हिज बिजनेस। कई बार एंटरप्रेन्योर अपना कैपिटल, अपना पैसा भी लगाता है बोरोन करने की जगह। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस हैड बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, अगर आप खुद का जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया, अगर उसे कहीं और लगाते तो कुछ तो आता ना। तो जो आता, लेकिन क्योंकि अब बिजनेस कर रहे हो तो नहीं आ रहा, तो बेटा बोलो किसकी बात कर रहा है ये? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इम्प्लिसिट की तरफ जा रहा है। इट वुड हैव अर्न्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर बिजनेस में ना लगाकर कहीं और लगाते तो कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड आता। हाँ, मोर ओवर एंटरप्रेन्योर में डिवोट हिज टाइम टू हिज ओन वर्क,
एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अपना काम कर रहा है प्रोडक्शन पे एंड कंट्रीब्यूट इन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजरियल एबिलिटी टू डू बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए अपना समय दे रहा है। अगर हेड का मतलब अगर ही हैड नॉट सेट अप हिज ओन बिजनेस, अगर उसने खुद का बिजनेस ना करा होता तो ही वुड हैव सोल्ड हिज सर्विसेज टू अदर्स, तो कहीं जाकर जॉब करता और जॉब करता तो उसे कुछ पैसे मिलते। डन, दोनों ही नहीं मिले, इंटरेस्ट और डिविडेंड भी नहीं मिला और सैलरी भी नहीं मिली क्योंकि उसने खुद का बिजनेस कर रखा है। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड दिस कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट में ऐसे चीज़ों का कोई मोल भाव नहीं है। दिस कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ, लेकिन ये कॉस्ट किसका पार्ट बनती है बच्चों? इकोनॉमिक कॉस्ट का। अकाउंट्स की कॉस्ट में इसकी कोई इज्जत नहीं है कि कहाँ क्या मिलता, वहाँ तो जो गया सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ हम उसको एनालाइज कर रहे हैं ज़्यादा। इकोनॉमिक्स कॉस्ट में ज़्यादा एनालिसिस होता है। थर्स इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फर्स्ट, द नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन हिज ओन बिजनेस। मैंने 1 लाख रुपए अपने ही बिजनेस में लगा दिए, तो उसके ऊपर जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो नॉर्मल रिटर्न मिलता, लेट्स से मार्केट में नॉर्मल 10% रिटर्न है, तो 1 लाख का 10% 10,000 मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? इकोनॉमिक्स कॉस्ट, जैसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे जाकर आगे लिखता है द वेजेस और सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर बट कुड हैव बीन अर्न, वो सैलरी जो मैं कमा सकता था अगर कहीं जॉब करता लेकिन नहीं कमा पाया, तो ये सब कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लाइकवाइज इसी तरीके से द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ and employed by in his own business are also considered as a part of economic cost। इसलिए उसने जो जो अपना लगाया, जो जो उसकी चीज़ें लगी, उन सारी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। उसकी खुद की लगी है, मार्केट से नहीं खरीदा है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे के लिए मैं पहले थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखना बच्चों ध्यान से पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है। पेपर में इकोनॉमिक कॉस्ट का सवाल के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप। लिखा हुआ है इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट दीज अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट में दूसरी इम्प्लिसिट वाली भी आती है। ठीक है, इन एडिशन दे ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ मनी द एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्न। कुड हैव अर्न का मतलब समझ रहे बच्चे? जो वो कमा सकता था अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर देता या फिर खुद को कहीं और जॉब पे लगा लेता। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में आ रहे ना वर्ड, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी के लिए लिखा हुआ है। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये पहले भी आया था बच्चे, प्लीज इसको हाईलाइट करके रखना। अकाउंटिंग कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहते हैं? और एक्सप्लिसिट। वेयर एज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन बाय द एंटरप्रेन्योर, मेरे खुद के फैक्टर्स की जो कॉस्ट है, मतलब सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है, एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस, इस वाली कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? इम्प्लिसिट। अब तो भाई क्लियर हो गया होगा। जो मैं मार्केट से खरीद के लाया, अकाउंटिंग कॉस्ट बोले तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो मेरा खुद का है मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले तो इकोनॉमिक्स कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दोनों आती है, अकाउंटिंग भी आती है और इकोनॉमिक्स भी इम्प्लिसिट भी आती है। थर्स इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ, इट मीन्स इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आती है, अकाउंटिंग वाली भी और इम्प्लिसिट वाले भी। आप इसे ऐसे बोलना, इकोनॉमिक कॉस्ट में दो कॉस्टें आती हैं, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट वाली का नाम हमने क्या बोला हुआ है बेटा? एक्सप्लिसिट वाली का नाम बोला हुआ है हमने अकाउंटिंग कॉस्ट। सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो 1 नंबर तो लगभग शायद आ ही जाएगा, चांसेस है 1 नंबर का सवाल बन जाए इतने में। देयरफॉर इकोनॉमिक कॉस्ट आर यूजफुल फॉर बिजनेस। भाई बताओ, जो हो गया वही काम का है या जो हो सकता था वो भी काम का होता है? अब खुद सोच कर बताओ। अकाउंट्स में तो जो हो गया उसे रिकॉर्ड कर दिया भाई, और कोई थोड़ी ना तीर मारा। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या हो क्या सकता था? ये नहीं करा तो वो कर दिया, वो नहीं करा तो ये कर दिया, इतना सोचना पड़ रहा है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में अकाउंटिंग कॉस्ट से ज़्यादा रेलिवेंट क्या है? हमारी इकोनॉमिक्स की कॉस्ट। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट। भाई मेरे को अपने बिजनेस में मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए इफ़ ही वांट्स टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो। अब बेटा याद करो, अपने अकाउंट्स में पढ़े होंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो कुछ वर्ड्स है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट कवर करनी ही पड़ेगी। इकोनॉमिक कॉस्ट जितनी भी आ रही है वो सब मिल गया उसे, तब वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होता है। इफ, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट। डन, इसे कहीं हाईलाइट करने का ऑप्शन है क्या? कहीं हाईलाइट करने का ऑप्शन होता तो मैं इसे जरूर हाईलाइट कर देता।
कोई हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं है। आओ भाई देखते हैं ध्यान से देखना, मैं अंडरलाइन करूंगा। लिखता है इफ टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर, जितना भी टोटल रेवेन्यू मिला टीआर, जस्ट कवर्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इतना पैसा मिला कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की कॉस्ट मिल गई, मेरे को रिकवर हो गई उतनी, तो बोला जाएगा कि एंटरप्रेन्योर को कौन सा प्रॉफिट हुआ है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। भाई प्लीज इसे कहीं नोट डाउन कर लेना एमसीक्यू के लिए। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब जितना भी रेवेन्यू आया वो दो कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, एक अकाउंटिंग कॉस्ट, दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट। बोलो भाई डन? यस सर डन। मतलब ये दोनों वर्ड मैंने क्यों बोले, क्योंकि ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे को 1000 रुपये मिले, रेवेन्यू मेरा 1000 रुपये, एक्सप्लिसिट थी 700 रुपये और इम्प्लिसिट थी 300, तो भाई इतनी तो मिल गई कि दोनों कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो इस हालात को बोला जाता है मुझे क्या हासिल हुआ, मुझे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हासिल हुआ। कुछ कमाया नहीं ना, देखो ना आप 1000 रुपये आए और 1000 रुपये ही खर्चा था। लेकिन अगर मैं सुपर नॉर्मल की प्रॉफिट की बात करूं तो बेटा अगर टीआर बराबर था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के तो ज़ीरो, लेकिन अगर टीआर ज़्यादा था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के तो बोलो फिर तो प्रॉफिट हुआ ना। हाँ यही लिखा हुआ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहाँ था जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यहाँ है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ इतना कमा लिया कि टीआर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से ज़्यादा हो गया, है ना। लेट्स से 1000 रुपये की कॉस्ट थी ना, मैंने 1200 रुपये कमा लिए, 200 रुपये तो एक्स्ट्रा आ गए ना। यस सर। तो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम एबनॉर्मल प्रॉफिट, आर ओवर एंड अबव दीज नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर होता है। इन अदर वर्ड्स एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा है व्हेन हीज रेवेन्यू, बोले तो टोटल रेवेन्यू, आर ग्रेटर देन द सम ऑफ हिज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गया को बच्चे? फिर भी एक बार देख लेना, अगर टोटल रेवेन्यू इतना है कि वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को कवर कर रहा है तो इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, या फिर इसी को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा, अगर मैं बोलूँ टोटल रेवेन्यू इतना है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को कवर कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसी को बोला जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। भाई एक नंबर में आ सकता है, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई। चलो बच्चों आना, वापस से आना। ये वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ तक हो गया। यस सर हो गया। आगे अब ना बेटा मैंने आपको बोला था ना बहुत तरीके की कॉस्ट आएंगी, तो एक एक कर मेरी दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट खत्म हो गई भाई। मेरे को जो मेन समय लगाना था वो इन दोनों पे लगाना था, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पे, इसलिए मैंने पहले एक ओवरव्यू दिया और फिर आपको पूरा समझा दिया लाइन टू लाइन। अब ना बच्चों वाली आएंगी, बच्चों वाली, रियलिटी में बच्चों वाली, कुछ कुछ बीच में काम किए। जैसे ये है अगली बच्चों वाली, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने समझा दिया। आउटले मतलब होता है बेटा जिसका पैसा मेरी जेब से गया, एक्सप्लिसिट जैसी फील आएगी। आओ शुरू करते हैं। लिखता है आउटले एंड अपॉर्चुनिटी। आ सकता है सवाल। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जिसका रियलिटी में जेब से पैसा गया, ऑफ फंड्स ऑन से फॉर एग्जांपल वेजेस पे गया, मटेरियल पे गया, रेंट पे गया, इंटरेस्ट पे गया, ये सब पे गया, एक्चुअल में खर्चा हुआ। प्लीज हाईलाइट करिएगा, एक्चुअल में खर्चा हुआ। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच वॉज फॉरगोन, जो सेक्रीफाइस हो गया इन ऑर्डर टू परस्यू अ सर्टेन एक्शन। भाई मैंने ये बिजनेस करने के लिए कोई जॉब छोड़कर आया, तो जो छोड़कर आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहाँ कुछ खर्चा, वहाँ मैंने क्या कोई पैसा पे करा ना, वो छोड़कर आया हूँ, छोड़कर आया ताकि ये काम कर सकूँ, तो जो छोड़ दिया इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिसका जेब से पैसा चला गया इज आउटले कॉस्ट। डन? यस सर डन। ओके आगे लिखा हुआ है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, एंड इन्वॉल्व अ कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसी दैट वाज चूजन, आपने क्या किया, एंड द पॉलिसी दैट वाज रिजेक्टेड, और आपने क्या रिजेक्ट करा, क्या सेक्रीफाइस करा। फॉर एग्जाम्पल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल इज द इंटरेस्ट दैट इट कैन अर्न इन द नेक्स्ट बेस्ट विद द इक्वल रिस्क। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर उस पैसे को मैं कहीं बैंक में रख देता तो मैं कितना पैसा रिटर्न के तौर पे कमाता, तो जितना कमा सकता था इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फील करो तो बेटा कोई खर्चा तो हुआ ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी थी बस मिस हो गई। कुछ खर्चा हुआ है क्या? कोई खर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन आउटले कॉस्ट में खर्चा हुआ है, जेब से पैसा गया है। बोलो बच्चों समझ में आई क्या? अगर आई तो एक बार फटाफट तालियां बजा दो, जहां भी पढ़ रहे हो वहीं पे खड़े होकर।
चलो आगे की तरफ अब हम प्रस्थान करते हैं। मुझे उम्मीद है 4 कॉस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सी 4 कॉस्ट बच्चों, एक बार बताओ। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, और अभी ये जो आपके सामने है टोटल आउटले कॉस्ट, या आउटले कॉस्ट बोलो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, ये दोनों नाम हो गए। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट। और लिखा हुआ है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, और है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 पैराग्राफ और है छोटू छोटू से। एक काम करने के लिए जो दूसरा आपने सेक्रीफाइस करा। यार ऐसा लग रहा है पिछले पेज में कुछ छूट गया, नीचे भी था क्या? अच्छा हाँ, डिस्टिंक्शन वाले पैराग्राफ की 3 लाइनें छूट गई, कोई बात नहीं, आओ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सेक्रीफाइस। कैसा सेक्रीफाइस था? आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, यहाँ जेब से कैश गया, रोकड़ा गया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड हैज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई यहाँ पे क्योंकि पैसा जेब से गया, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिव। भाई ये सब्जेक्टिव है, ये एस्टिमेटेड है कि कितना कमा सकता था। बोलो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा? भाई काहे रिकॉर्ड करोगे, ये एक्चुअल में हुआ थोड़ी ना, खर्चा थोड़ी ना हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है दैट इज फॉरगॉन। कितना आपने फॉरगॉन कर दिया इन चूजिंग वन एक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मैंने ये काम करने के लिए जो सेक्रीफाइस करा तो उसको एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट रिलेट्स टू सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव इन जनरल, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई कर भी कैसे सकते हो, एक्चुअल पता है क्या कितना खर्चा हुआ है, और अंदाजे के बेसिस पे थोड़ी ना बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको एक्चुअल नहीं पता, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पेपर में आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती, आउटले कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। ओके सर, आगे। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज जनरली वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर। अब सवाल आता है पेपर में कि बिजनेस मैनेजर के लिए ज़्यादा काम का कौन सा है, आउटले या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड व्हेन एवर रिसोर्सेज आर स्कैर। जब रिसोर्सेज कम हो गए, स्कैरसिटी हो गई, तब एंड अ डिसीजन इन्वॉल्विंग चॉइस ऑफ ऑप्शन ओवर द अदर इज इन्वॉल्व। जब डिसीजन की बात आएगी तब तक भाई अपॉर्चुनिटी जिंदा हो जाएगा। एग्जाम्पल, भाड़ में गया। बोलो बच्चों डन। अगर बिजनेस डिसीजन लेने की बात आ रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्रेफर्ड ओवर आउटले कॉस्ट। जी बस इतनी सी बात। ठीक है सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों हमारी एक और पैराग्राफ उसी बात से रिलेटेड। इन द लॉन्ग रन। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, शुरुआत में मुझे बतानी चाहिए थी। आपने 11th क्लास में भी तो कॉस्ट पढ़ा है, शुरुआत में तो वही है, बहुत सारी चीज़ें वैसी नज़र आएंगी आपको। लेकिन 11th क्लास में आप शॉर्ट रन पढ़ते थे, यहाँ पे शॉर्ट रन भी है और लॉन्ग रन भी है। वहाँ पे आपने पढ़ा था शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे आप पढ़ोगे लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट। वहाँ पढ़ी थी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पढ़ोगे लॉन्ग रन की भी मार्जिनल कॉस्ट। दोनों पढ़ोगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना ना, लॉन्ग रन की भी बातें आएंगी क्योंकि यहाँ लॉन्ग रन लिखा था तो इसलिए मैंने बोल दिया। इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैलकुलेशन ऑल्सो, लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी यूजफुल होती है। वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, भाई आप लंबे समय तक पढ़ाई करने का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के डिसीजन में क्या आप ये कंसिडर नहीं करोगे? इट इज़ नॉट द ट्यूशन फीस एंड द कॉस्ट ऑफ बुक। भाई ट्यूशन फीस और बुक वगैरह की वैल्यू तो ठीक है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन आप जीवन में क्या करोगे उस कोर्स से, दैट आर रेलिवेंट। वन शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द अर्निंग्स फॉरगॉन। वो पढ़ाई करने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करा, शादी में जाना छोड़ दिया, घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना छोड़ दिया इस कोर्स के लिए, तो इसे सेक्रीफाइस बोलेंगे। अदर फॉरगॉन यूजेस ऑफ मनी विच इज पेड एज ए ट्यूशन फीस, आपने वो जो जिसको ट्यूशन फीस पे कर दी उस पैसे से क्या और कर सकते थे, ये सब है लॉन्ग रन में भी कंसिडर होता है। मतलब ये बस ये कहना चाहता है क्या हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिर्फ शॉर्ट रन में कवर कर रहे हैं ना, लॉन्ग रन के डिसीजन लेने के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है सर। अगली है डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट, और बेटा पेपर में सवाल बनता है ये छोटी छोटी कॉस्टों पे एक एक नंबर का, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। लिखा हुआ है डायरेक्ट यानी ट्रेसेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट बोले तो नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये पेन दिख रहा है भाई, ये पेन, दिस पेन, दिस, ये वाला, इसमें मेरे को बता सकते हो कि ये जिस भी कंपनी में बना होगा वहाँ पे इसके ऊपर लाइट का खर्चा कितना आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आया होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल नहीं बता सकते आप, मेरे ख्याल से यही बोल रहे होगे आप। बता सकते हो कि गार्ड जो गेट पे खड़ा होगा उस कंपनी के जिसके बाहर ये पेन बनता है, उस गार्ड का इसमें इस कॉस्ट में कितना जुड़ा होगा, इस पेन की कॉस्ट में कितना जुड़ा होगा, नहीं बता सकते। लेकिन बता सकते हो क्या इसमें इस पेन में प्लास्टिक कितना लगा, हाँ बता सकता हूँ भाई।
देख के पता चल जाएगा मेरे को, कंपनी में पता चलेगा कितना प्लास्टिक लगा था। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में नज़र आते हैं, ट्रेसेबल है, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई खत्म। वैसे ये वाली चीज़ ना आप सी इंटर कॉस्टिंग के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं इसे। आओ पढ़ते हैं बच्चों ध्यान से। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसका सीधा ऑपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है, ऑर्गेनाइजिंग से लेना देना है, अ प्रोसेस या किसी एक्टिविटी से लेना देना है, मतलब जिसका सीधा लेना देना है। ठीक है। सिंस सच कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, क्योंकि ये सीधा प्रोडक्ट से रिलेट होती है और मशीन से रिलेट होती है, दे मे वेरी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग इन दीज। तो जैसे जैसे मेरा रॉ मटेरियल चेंज होगा, मशीन चेंज होगी, वैसे वैसे मेरी डायरेक्ट कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट वो जो सीधा मेरे को प्रोडक्ट में या मशीन में नजर आ रही है। ठीक है सर। आगे डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, आर द कॉस्ट दैट आर रेडली आइडेंटिफाइड। भाई आप तुरंत बता सकते हो और तुरंत ट्रेस भी कर सकते हो टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि कितने की मशीन लगी, कितने का रॉ मटेरियल लगा, कितने का इसमें लोहा लगा, प्लास्टिक लगा, कितने का निप लगा, कितने का क्या लगा। ऑपरेशन और प्लांट मतलब जैसे आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। इवन ओवरहेड कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट सो एज टू डिपार्टमेंट। आप ओवरहेड कॉस्ट मतलब होते हैं बेटा जनरल खर्चे, वो भी डायरेक्ट हो सकते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट टू ए प्रोडक्ट लाइन, sales territory, customer class, etc. We must know the purpose of cost calculation before considering whether a cost is direct or indirect. देखो ये बस ये कहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये मेरे 4 वो हैं प्लांट है, यहाँ पे एक्स सामान बनता है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए। तो यहाँ पे जो जो खर्चे हो रहे हैं भाई जाहिर सी बात है वो एक्स से रिलेट होंगे, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। बेशक वो ओवरहेड का खर्चा है, बेशक वो ओवरहेड का खर्चा है, ओवरहेड मतलब जनरल खर्चे, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जनरल खर्चे थे, लेकिन क्योंकि वो एक्स वाले एरिया में अलग से हो रहा है इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट है। वाई वाले में हो रहा होता तो वाई का डायरेक्ट कॉस्ट, जेड वाले में हो रहा तो जेड का डायरेक्ट कॉस्ट। तो बता रहा है ओवरहेड कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है भाई। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है अगला पैराग्राफ, ये डायरेक्ट और समझ में आएगा, पहले हम पढ़ते हैं अब इनडायरेक्ट। ध्यान से देखना बच्चों, लिखता है इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर नॉट इजिली आइडेंटिफाइबल, जिसे आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन रिलेशन टू अ प्लांट, प्रोडक्ट, प्रोसेस या डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट का है, कौन से उसका है, किसका है, कुछ नहीं पता चल पा रहा क्लियरली, कुछ पक्का नहीं पता। देयरफॉर सच कॉस्ट आर नॉट विजिबली ट्रेसेबल, इसलिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। बट आर नेवरदलेस, लेकिन फिर भी इसे अलग अलग जॉब्स में, अलग अलग प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड तरीके से अप्लाई करते हैं कि चलो 30% एक्स पे लगा हुआ, 25% वाई पे लगा हुआ, 5% जेड पे लगा हुआ, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है। लिखता है द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट इज दैट इवन दो नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल, बेशक ये सीधा ट्रेसेबल नहीं हो रहे किसी प्रोडक्ट में, लेकिन फिर भी इसका रिलेशनशिप है टू प्रोडक्शन। भाई लेकिन डायरेक्टली पता नहीं चल रहा, लेकिन खर्चा तो हो रहा है जेब से, क्यों हो रहा है ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी हो जाता है। एंड मे वेरी विद द आउटपुट इन सम डेफिनेट वे। एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट आर इलेक्ट्रिक पावर, कॉमन कॉस्ट इनकर फॉर जनरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बेनिफिटिंग प्रोडक्ट्स जॉइंटली। भाई देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैंने कहीं ऐड लगा देखा टाटा मोटर्स का, किसका ऐड देखा, टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स नाम लिखा हुआ था। अब बताओ वो ऐड का कॉस्ट कितना टाटा नेक्सॉन पे डालूं, कितना टाटा पंच पे डालूं, कितना टाटा सफारी पे डालूं और कितना टाटा हैरियर पे डालूं। आप मेरे को बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। आप कितना भी दिमाग चला लो नहीं बता सकते। यही है एग्जांपल, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी बताओ, बेशक नहीं बता पा रहे, इनडायरेक्ट है, नॉन ट्रेसेबल है, लेकिन क्या डिसीजन मेकिंग में ये भी काम आती होगी? 100% आती होगी भाई, 100% आती होगी। तो बच्चों ये एग्जाम्पल प्लीज से ध्यान रखना। कुछ इलेक्ट्रिक के खर्चे नहीं बता पाओगे ठीक से आप कहाँ लगा, और जो जनरल लेबर के खर्चे होते हैं, लाइक इसका जो एग्जांपल था ना बेनिफिटिंग वाला, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट का खर्चा। देखो अगर सिर्फ टाटा पंच का टीवी में ऐड आ रहा है तो वो तो उसी का ही है, डायरेक्टली है, लेकिन पूरा सिर्फ टाटा मोटर्स का नाम आ रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स तो मतलब पूरी सारी कंपनी, सारी वो हो गई ना, सारी गाड़ियाँ हो गई, तो उसमें इनडायरेक्ट कहलाएगा। ये कहना चाहता हूँ भाई, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अगली कॉस्ट, भाई ये कॉस्टों के पीछे पड़ा हुआ है, इतनी कॉस्ट पढ़ा देगा कि जब उठो तो दिमाग से क्या निकलेगी? कॉस्ट 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 कॉस्ट, इतनी कॉस्ट। और पेपर में आती है भाई, आप प्लीज़ स्कैनर देखना, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन पेपर देखना, पता चल जाएगा, ये सारी कॉस्टों पे सवाल बनते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। लिखता है बच्चों
हमारी अगली कॉस्ट जिसका नाम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट। संक मतलब संक, संक नहीं, संक, संक डूब गई, डूबना, संक पढ़ो। लिखा हुआ है थ्योरेटिकली इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल का मतलब बताता हूँ पहले, सुना है ना, वैसे सुना होगा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। मार्जिनल प्रोडक्ट वैसे ही है मार्जिनल कॉस्ट। 10 यूनिट बनाई थी 1000 रुपये में, 11 यूनिट बनकर रेडी है 1050 रुपये में। तो बेटा बताओ एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी? 50। तो दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा बोलो, एडिशनल बोलो, चेंज बोलो, डेल्टा बोलो, या अब आपके सामने इंक्रीमेंटल बोलो। एक ही है सब कुछ, एक ही थाली के छट्टे बट्टे। तो अब मैं शुरू करता हूँ, ये समझ में आ गया होगा है ना। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट। लेकिन संक कॉस्ट वो जो हो चुकी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन। कोई मैंने डिसीजन लिया, उसकी वजह से कितनी कॉस्ट बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी incurred by a firm when it makes a decision to change its product line। जब मैं प्रोडक्ट लाइन चेंज करने जा रहा हूँ, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, रिप्लेस वर्न आउट मशीनरी, पुरानी मशीन को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, बाय न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, नई मशीनें खरीदने जा रहा हूँ, एक्वायर ए न्यू सेट ऑफ क्लाइंट, नए क्लाइंट को फोकस पे ला रहा हूँ। तो भाई नए क्लाइंट को फोकस पे लाऊंगा तो उसके लिए खर्चा करूंगा ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नया कुछ करने के लिए जो खर्चा हुआ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है संक कॉस्ट। दूसरी तरफ संक कॉस्ट, यहां से शुरू हो गई हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड, जो हो चुकी है। मतलब ये मैं करने नहीं वाला, ये इंक्रीमेंटल नहीं है कि ये करूंगा तो होगा, ये हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, संक कॉस्ट, ठीक है। लिखा हुआ है एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, और आप इसे रिकवर नहीं कर सकते। दे आर बेस्ड ऑन पास्ट कमिटमेंट, जो पहले आपने किसी को कमिटमेंट करा था उस पर था। एंड कैन नॉट बी रिवाइज और रिवर्स, आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो बेटा पेपर में सवाल आता है कौन सी वाली कॉस्ट रिवर्स नहीं करी जा सकती? प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना, संक कॉस्ट, जो डूब चुकी है, जो डूब गया वो वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा संक कॉस्ट आर एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। भाई जो आपने अकेडमी पे एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, क्या वो खर्चा रिकवर किया जा सकता है? ना जी ना। दूसरा R&D का मतलब होता है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, नहीं रिकवर कर सकते। स्पेशलाइज इक्विपमेंट, कोई अजीब से मैंने स्पेशलाइज अपने लिए कोई मशीन बनवाई थी, अपने लिए स्पेशल ऑर्डर देकर, जो किसी और काम नहीं आ सकती, भाई वो किसी और काम नहीं आएगी, कुछ रिकवर नहीं होगा, संक कॉस्ट। ये सारी कैसी कॉस्ट है? संक कॉस्ट। आगे लिखा हुआ है रेलवे लाइन। भाई देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, रेलवे लाइन का पेपर में एग्जांपल आ सकता है। रेलवे लाइन संक कॉस्ट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। बताओ रेलवे लाइन का और क्या कर सकते हो? कुछ पॉसिबल नहीं है उस रेलवे लाइन का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल संक कॉस्ट का रेलवे लाइन से, ठीक है। संक कॉस्ट एक्ट्स एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू बिजनेस। अब देखो भाई, पता है कोई और बिजनेस में आने वाला होगा, कोई भी नया बिजनेस खोलने वाला होगा, तो कितनी इंक्रीमेंटल है वो तो वो बाद में देखेगा। पहले वो देखेगा कितना उसे लगाना ही पड़ेगा, कितना उसका डूबेगा ही डूबेगा, संक कॉस्ट, जो उसे रिकवर होगा ही नहीं, कभी रिकवर ही नहीं होगा वो कॉस्ट। ये वो सोचते हैं, और जब वो सोचते हैं तो वो डर जाते हैं, तो वो एक बैरियर का काम करता है। ये वाली कॉस्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी संक कॉस्ट, ये एक बैरियर का काम करता है नए लोगों को आने से रोकने के लिए। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस वाले। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, भाई इतने बड़े बड़े लेवल पे इनके टावर लगे होते हैं, ऐसे ही जिसका मन करा मुंह उठाकर टावर लगा देगा क्या? मोटी कॉस्ट है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, और कहीं ये टावर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट बैरियर का काम करता है। मैं बोलूँ डन है? आई होप बच्चों यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। जिसके क्लियर नहीं हो रही प्लीज़ मेरे से डाउट करके पूछ लेना। वैसे तो 1 नंबर का MCQ ही है, तो लिखने में तो कोई डाउट आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप MCQ ट्राई करना, नहीं होंगे तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, है ना। इन्हीं चीज़ों पे आपको MCQ मिलेंगे पक्का, आप देख लो एक बार पलट के। भाई आओ पढ़ते हैं। अगली कॉस्ट है बच्चों हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाम से क्लियर है ना, हिस्टोरिकल जो हो चुकी, संक जैसी फील आएगी आपको इसके अंदर। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ अ असेट। मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इनकर्ड, जो होने वाला है। बोलो कौन सी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो हो चुका है
हिस्टोरिकल कॉस्ट खत्म हो गया, ओके, एक नंबर आ गए। इनस्टेबिलिटी इन प्राइजेस मेक्स दीज टू कॉस्ट डिफर, क्योंकि प्राइस लगातार फ्लक्चुएट होते हैं इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट चेंज हो जाती है। मैंने पेन 100 रुपये का खरीदा था, अब 200 रुपये का खरीदूंगा, तो 100 का खरीदा था 200 का खरीदूंगा, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से हमेशा चेंज हो जाती है। आगे लिखा हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एन इंक्रीज इन प्राइस विल मेक द रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर इन्फ्लेशन होगी, प्राइस बढ़ेगा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कम रह जाएगी और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। बस कितना ईजी है भाई। चलो आगे देखना बच्चों, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। देखना पेपर में सवाल बन सकता है, लिखा हुआ है प्राइवेट कॉस्ट आर द एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय द फर्म्स। फर्म्स का खर्चा, चाहे एक्सप्लिसिटली चाहे इम्प्लिसिटली, दे नॉर्मली फिगर इन द बिजनेस डिसीजन, ये बिजनेस डिसीजन में काम आएंगे, टोटल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। आगे सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी। भाई मैंने पेड़ काट दिया अपना बिजनेस लगाने के लिए, सोशल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट सब आती है। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइजेस। ऐसी चीज़ें जिसके लिए मैंने किसी को पैसा नहीं पे करा। एटमॉस्फेयर, भाई मैं उसमें पॉल्यूशन कर रहा हूँ, नदी गंदी कर रहा हूँ, रोड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, नॉर्मल रोड, नॉट टोल रोड्स। एंड इन द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसयूटिलिटी क्रिएटेड सच एज एयर, वाटर, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मैंने ये जो पॉल्यूशन वॉल्यूशन करा, ये सब सोसाइटी को ख़राब करा, वातावरण को ख़राब करा, ये भी कॉस्ट है, और इस कॉस्ट का नाम पड़ गया सोशल कॉस्ट। डन। प्राइवेट कॉस्ट वो जो मेरी है, सिर्फ मेरी है, मैं कर रहा हूँ, मैं पैसे पे कर रहा हूँ, जो भी मशीन जो भी खरीद रहा हूँ। लेकिन सोशल कॉस्ट वो जिसके लिए मैंने किसी को पैसे नहीं पे करा, लेकिन जिससे वातावरण ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है और XYZ हो रहा है। बोलो बच्चों, बोलो मेरे समझ में आ गया? सब बोलो एक बार चिल्ला के, मेरे समझ में आ गया? आ गया तो बहुत बढ़िया, आपके 2-3 नंबर तो पक्का आ गए पेपर में। अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखता है भाई साहब, इसी पे तो सारा चैप्टर टिका हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से वो चीज़ें जो अब आगे तक साथ छोड़ेंगी नहीं। अभी तक पढ़ते गए छोड़ते गए, पढ़ते गए छोड़ते गए, अब जो टॉपिक आएंगे उसका साथ नहीं छूटेगा, वो हमारे को लंबे समय तक हमारे काम आएगा। तो शुरू करते हैं। यस सर। बेटा देखो, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्चा होगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पे जो खर्चा होगा वेरिएबल कॉस्ट। और सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो जब भी हो रही होती है जब प्रोडक्शन कितना है, 0, मशीन तो आ चुकी ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है अगर प्रोडक्शन भी कितना है, 0। ये बात मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि यही आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा। आओ बच्चों फटाफट तेजी से पढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है। आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। भाई इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। देखो जरा, देखो भाई, चाहे 0 बने, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 बने, चाहे 6 बने, क्वांटिटी आती है ना एक्स एक्सिस पे। हाँ, वाई पे क्या दिखाया है मैंने, वाई पे दिखाया मैंने फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा चाहे कितनी भी बना लूँ, क्या मेरे कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है ना? फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट बोलो, क्वांटिटी बोलो, यूनिट्स बोलो, सब सेम होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है आउटपुट से। दे डू नॉट वेरी विद द आउटपुट। ये एक लेवल तक आउटपुट के साथ चेंज नहीं करेंगे, मतलब शॉर्ट रन में चेंज नहीं करेंगे। दीज कॉस्ट रिक्वायर है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फिक्स खर्चा होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। 1 बनाओ, 2 बनाओ, भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा खर्चा होने वाला है रेंट का, चाहे 1 कस्टमर आए चाहे 50 कस्टमर आए, वो तो फिक्स है ना भाई। हाँ वो फिक्स है, वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन व्हेन टेकन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट ऑफ आउटपुट। मतलब ये सारे एग्जाम्पल है फिक्स्ड कॉस्ट के, होने ही होने हैं, मतलब फिक्स है, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो।
हाउएवर दीज कॉस्ट वेरी विद द साइज ऑफ द प्लांट। प्लांट का साइज चेंज हो रहा है बेटा, लॉन्ग रन में जा रहा हूँ, जैसे प्लांट साइज चेंज होता है, आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन में चले गए। जब प्लांट का साइज चेंज होगा आर ए फंक्शन ऑफ कैपेसिटी, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विद इन अ कैपेसिटी लेवल। एक पर्टिकुलर लेवल तक, मतलब शॉर्ट रन में वो फिक्स रहेगी, लेकिन अगर आप लेवल चेंज कर दोगे, स्केल चेंज कर दोगे, फिर वो चेंज होने लग जाएगी, तो एक हद तक वो फिक्स रहती है। डन? यस सर। नाउ फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। भाई आप फिक्स कॉस्ट को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। दीज कॉस्ट आर फिक्स सो लॉन्ग एज ऑपरेशन आर गोइंग ऑन, जब तक काम चल रहा है, जब तक चलेगा चलेगा। दे कैन बी अवॉइडेड ओनली व्हेन द ऑपरेशन आर कंप्लीटली क्लोज्ड। अगर आप बंद कर दोगे तभी फिक्स कॉस्ट बचेगी। दीज आर देयर बाय देयर वेरी नेचर इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल मतलब आप इससे बच नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। और अनकंट्रोलेबल, आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेबर को कंट्रोल कर सकते भाई, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट होनी है आगे। बट देयर आर सम कॉस्ट विच विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑपरेशन आर सस्पेंडेड। और बुरी बात, बिजनेस सस्पेंड करने के बाद भी कुछ खर्चे होते हैं, वो लिखा हुआ है एज फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग ऑफ ओल्ड मशीन। भाई ओल्ड मशीन को कहाँ रखूंगा, विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो बिजनेस बंद करने के बाद भी कई लोगों को खर्चे हो रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, जो खर्चे होने ही होने हैं, मतलब कुछ भी कर लो, बिजनेस बंद करोगे तो ही रुकेगा फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस बंद करने के बाद भी होंगे, लाइक मेरा पुराना मटेरियल, पुराना सामान कहाँ रखूँ, उसे रखने का जो खर्चा है, शट डाउन कॉस्ट। सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा आर प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी। भाई देखो, एडवर्टीजमेंट का खर्चा फिक्स खर्चा तो है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी है, जितना मन करेगा उतना करेंगे, बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन। ये मेरी मर्जी, डिस्क्रिशन मतलब मेरी मर्जी पे टिका हुआ है, मैनेजमेंट की मर्जी पे, वेदर टू स्पेंड किसके ऊपर करना है या फिर नहीं करना। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में बता रहा है, फिक्स कॉस्ट में कुछ एग्जांपल बता दिए उसने कि शट डाउन कॉस्ट भी होती है। फिर बता रहा है एडवर्टीजमेंट जैसा खर्चा जरूरी नहीं कि वो फिक्स्ड ही हो, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे, मैनेजमेंट की इच्छा पे। ठीक है सर, मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। हाँ सर, नीचे क्या लिखा हुआ है देखना। वेरिएबल कॉस्ट दूसरी तरफ ये क्या होता है बच्चों, ये होता है दैट आर अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। भाई इसका आउटपुट से लेना देना है। देखना, जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट 1 2 3, वैसे ही 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी चेंज हो रही है। तो यही है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। बेटा कैजुअल लेबर है तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर परमानेंट एम्प्लॉय का है तो वो जाता है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में। ध्यान रखना, परमानेंट एम्प्लॉय का फिक्स्ड कॉस्ट में जाता है और कैजुअल लेबर्स का वेरिएबल कॉस्ट में जाता है। एग्जांपल लिखा हुआ था। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी इसी का एग्जांपल है और बाकी सारे इनपुट भी इसी का एग्जांपल है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली एंड समटाइम प्रोपोर्शनेटली। ये सीधा आउटपुट से रिलेशन होगा इसका, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। Over certain ranges of production, they may vary less or more than proportionately depending on the utilization of fixed factor। ये कहना चाहता है भाई जितने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या उतने से ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। हो सकता है सेम से बढ़े, हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए प्रोडक्शन कम, हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए कॉस्ट कम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसके बाद कॉस्ट फंक्शन शुरू हो रहा है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी तक ना आपने बहुत तरीके की कॉस्ट पढ़ी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों 2-3 क्वेश्चन तो पक्का इसमें फंसेंगे, लपटेंगे, पक्का लपटेंगे। और ये ज़रूरी था ताकि आगे की टॉपिक आपके ईजिली समझ में आ जाए आपको। बताओ डन? आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डायग्राम आएंगे, लॉन्ग रन की बातें आएंगी, आपके समझ में आ रहा होगा। आई होप हम मिलेंगे हमारे नए लेक्चर में कॉस्ट फंक्शन के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा और बाय बाय।